Bismillahirrahmanirrahim. Today's chapter is Theories of Personality and Assessment. So, first of all, we have to define personality. So, what is personality? Personality refers to the relatively enduring characteristics that differentiate one person from another and that lead people to act in a consistent and predictable manner both in different situations and over extended periods of time. Personality is defined as the enduring or lasting patterns of behavior and thoughts across time and situation. अब ये जो है पर्सनैलिटी की जो कंसोलिडेटेड डेफिनेशन है मीन्स जो मतलब काफ़ी डेफिनेशंस पर्सनैलिटी की हुई है विद द पैसेज ऑफ टाइम और फिर एक ही जो है हमारे पास एक वैलिड जो है वो डेफिनेशन जो है वो आती है स्टेटिस्टिकली प्रूव होती है तो वो हमारे पास जो करंट पर्सनैलिटी की जो डेफिनेशन है वो ये है। सो इसमें कहते हैं कि पर्सनैलिटी रेफर्स टू द रिलेटिवली इंड्यूरिंग करेक्टरिस्टिक्स। पहले इसको समझते हैं कि रिलेटिवली इंड्यूरिंग किसे कहते हैं। रिलेटिवली इंड्यूरिंग मीन्स कि रिलेटिवली आपकी जो है जो करेक्टरिस्टिक है, इंड्यूरिंग मीन्स कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन कि एक चीज़ बार बार आप में शो हो रही है, बार बार आप जो है वो अक्सर मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ एग्रेशन की। तो अब यहाँ पर हम लेते हैं एक और ट्रेट लेते हैं या कंपोनेंट लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब कोई बंदा है वो हर एक जो है वो हर एक की हेल्प करता है तो ये हेल्पिंग बिहेवियर उसकी बार बार शो हो रही है। एक बंदे के साथ भी वो हेल्प कर रहे हैं, दूसरे के साथ भी, तीसरे के साथ भी एंड रिपीटेडली वो यही जो है वो लोगों के साथ हेल्प कर रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे इंड्यूरिंग करेक्टरिस्टिक्स या इंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर, क्योंकि हेल्प करना एक बिहेवियर है इसलिए हम इसको हेल्पिंग बिहेवियर या इंड्यूरिंग करेक्टरिस्टिक या जो है वो इसको पैटर्न ऑफ बिहेवियर कहेंगे। इसके साथ साथ अगर कोई इमोशंस हम ले लें और फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये ले लें कि वो बंदा जल्दी अपसेट हो जाता है या उदास रहता है तो यहाँ पर हम लेंगे अगर वो रिपीटेडली मतलब थोड़ी सी भी किसी ने बात कही तो वो उदास हो जाते तो इसको हम एंड्योरिंग जो है वो फिर करेक्टरिस्टिक लेंगे मींस उसका जो बिहेवियर है वो कंसिस्टेंट है। एंड रिलेटिवली इंड्योरिंग का मतलब ये है कि ये परमानेंट नहीं है, इट मीन्स कि ये चेंज हो सकता है। अगर यहाँ पर हम ये कहते कि पर्सनैलिटी रेफर्स टू द परमानेंट चेंज या परमानेंट एंड्योरिंग करेक्टरिस्टिक तो ये जो है फिर मतलब लॉन्ग लास्टिंग होता और ये जो है ये ट्रेट आपका कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो रिलेटिवली इंड्योरिंग का मतलब यही है कि यहाँ पर चांसेस है कि कोई अगर नेगेटिव ट्रेट किसी में है, नेगेटिव बिहेवियर है, नेगेटिव कंसिस्टेंट बिहेवियर, कंसिस्टेंट इमोशन या थॉट है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। रिलेटिव का मतलब यही है। अच्छा, यहाँ पर कहते हैं कि नेक्स्ट है दैट डिफरेंशिएट वन पर्सन फ्रॉम अनदर। अच्छा, ये करेक्टरिस्टिक्स मीन्स मल्टीपल ऑफ करेक्टरिस्टिक्स कंबाइन होके आपकी पर्सनैलिटी बनाता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्पिंग, फिर इसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर, सोशल, ये सारे जितने भी हैबिट्स हैं आप इनको अभी इस लेवल पर हैबिट ही समझे तो ये सारे जो है कंबाइन हो के एक बंदे को दूसरे से किस तरह डिफ्रेंशिएट करता है। वो इस तरह कि लेट सपोज़ किसी में जो है वो 20 मतलब पॉजिटिव बिहेवियर होंगे, 2 उसमें जो है वो नेगेटिव बिहेवियर होंगे। तो ये एक बंदा हो गया। दूसरे बंदे में मे बी 8 पॉजिटिव हो और बाकी जो है वो नेगेटिव हो और थर्ड में जो है सारे जो है वो पॉजिटिव हो लेकिन एक नेगेटिव हो। तो ये इस तरह एक दूसरे से वो डिफ्रेंशिएट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन और combination of these characteristics and that lead people to act in a consistent and predictable manner। और किसी में ये करेक्टरिस्टिक जब पता चल जाते कि ये करेक्टरिस्टिक्स या ये पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर जो है ये इंड्योरिंग है मीन कंसिस्टेंट है तो ये क्या करता है, ये उसी बंदे को हेल्प करता है इन लीडिंग
मतलब वो बंदा फिर उसी जो है वो इन्हीं जो है वो करेक्टरिस्टिक्स के थ्रू जो है वो भी एक्ट करता है, एक्शंस शो करता है और बिहेवियर शो करता है। एक्शन इन अ कंसिस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल मैनर, और फिर इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स की मदद से वो बंदा जो है वो किसी भी सिचुएशन में जो है वो रिएक्ट करता है, किसी भी सिचुएशन में वो एक्ट करता है। तो ये जो है उसका ये बिहेवियर फिर प्रेडिक्टेबल बन जाते हैं कि हर सिचुएशन में जो है मतलब एक स्पेसिफिक सिचुएशन होगी उसमें ये बंदा जो है वो एग्रेसिव होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एग्रेशन की एग्ज़ाम्पल ले ले तो एक स्पेसिफिक कोई सिचुएशन होगी जिसमें किसी बंदे को गुस्सा आएगा, तो ये जो है अब ये जो है उसका ये बिहेवियर या ये ट्रेट प्रेडिक्टेबल हो गया। या हेल्पिंग का आप कह लें कि एक बंदा है वो सिर्फ बूढ़ों के साथ जो है ओल्ड एज लोगों के साथ हेल्प करते, तो इसको हम लेते हैं कि एक ही जो है वो जब भी ये इसके सामने कोई बंदा जो है वो ओल्ड एज का आएगा तो ये उनकी हेल्प करेगा, तो ये प्रेडिक्टेबल हो गया। बहुत इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड और एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम। कहते हैं कि ये जितने भी जो हम ऊपर पढ़ रहे के ट्रेट्स की हम बात करें या करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इट मीन्स कि ये करेक्टरिस्टिक अगर एक इंसान में हेल्पिंग या जो है वो फ्रेंडली बिहेवियर है या सोशल है, तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स जो है वो across the situation and with the across the situation and extended period of time ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है। मीन्स के डिफरेंट सिचुएशंस आएगी उसमें जो है इस बंदे के ये बिहेवियर स्टेबल होंगे, ये करेक्टरिस्टिक उसके स्टेबल होंगे एंड साथ में ओवर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम और काफ़ी अरसे के लिए जो है उसमें ये ट्रेट्स रहेगी, ये हैबिट्स रहेगी। तो अब किसी बंदे में डिफरेंट जो है वो ट्रेड्स है, आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा लोगों को, कुछ लोग जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो आप लोगों ने ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस उनकी ऑब्ज़र्व की होगी कि वो डिफरेंट अक्रॉस द सिचुएशन मींस अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस वो यही जो है उनका यही मतलब उनकी ये नेचर होती है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते, अपना नुकसान भी नहीं देखते और अक्रॉस द सिचुएशन वो यही बिहेवियर शो करते हैं। एंड ओवर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम मीन्स के 2 साल पहले अगर उसने स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की वजह से जॉब लूज़ की थी, तो ये आज भी जो है उसी तरह जब बातें करता है और 10 साल बाद भी उसमें ये ट्रेट मीन्स रिफ्लेक्ट होगी, उसके पर्सनैलिटी में ये चीज़ एग्जिस्ट करती होगी। तो पर्सनैलिटी में हमारे वो तमाम ट्रेड्स, वो तमाम कंपोनेंट्स, वो तमाम हैबिट्स जो अक्रॉस द सिचुएशन डिफरेंट सिचुएशन स्टेबल होती है एंड फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम हमारे पर्सनैलिटी में होती है। तो इन डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ ट्रेड्स को या डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स को जो कि स्टेबल होती है, कंसिस्टेंट होती है, तो इस और एक दूसरे से जो है वो एक दूसरे को मतलब लोगों के दरमियान डिफ्रेंशिएट करते, आपको दूसरे से डिफरेंट जो है वो बनाते, तो इसको हम पर्सनैलिटी कहेंगे। अब दो लोगों की पर्सनैलिटी सेम नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि उसमें जो हैबिट्स है या जो बिहेवियर्स है या ट्रेट्स है उसकी कलेक्शन दूसरे से डिफरेंट है। नेक्स्ट है personality is defined as the enduring or lasting patterns of behavior and thoughts across the time and situation। ये उसी डेफिनीशन का जो है वो शॉर्टर वर्जन है कि ये जो है हमारे enduring and lasting patterns of behavior, तो हमारे बिहेवियर भी हो सकते हैं या पैटर्न ऑफ थिंकिंग, मतलब हम लोगों के बारे में जिस तरह सोच रहे हैं, तो वो जो पैटर्न ऑफ थिंकिंग है वो हमारी जो है वो एक सोच जो हमारी होती है अक्रॉस द सिचुएशन एंड अक्रॉस द टाइम जो है वो या विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जब स्टेबल होती है, तो इसको हम पर्सनैलिटी कहेंगे। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी जो है वो 4 मेजर पर्सपेक्टिव्स ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी पे जिन पर्सपेक्टिव्स ने बात की, जिन फील्ड्स ने, जिन मॉडल्स ने बात की, तो उसको हम देखते हैं कि साइको एनालिटिक ने पर्सनैलिटी पे बात की। ट्रेट जो है वो मतलब ट्रेक एक पर्सपेक्टिव है, इन्होंने पर्सनैलिटी पे बहुत काम किया है। ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट ने बहुत काम किया एंड सोशल कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने जो है वो पर्सनैलिटी पे बहुत काम किया, पर्सनैलिटी को कंट्रीब्यूट किया है।
साइको एनालिटिक में हम कहेंगे कि अनकॉन्शियस मोटिवेशंस पे ज़्यादा फोकस होता है कि ये आपकी पर्सनैलिटी को शेप करता है। ट्रेट में हम स्पेसिफिक डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ेंगे कि पर्सनैलिटी के कुछ स्पेसिफिक डायमेंशंस होते हैं और उसकी वजह से जो है वो हमारी पर्सनैलिटी बनती है, या कम्बिनेशन ऑफ डायमेंशंस के अंदर फिर जो है हमारे ट्रेट्स आते हैं। तो ये सारे मिलके आपकी पर्सनैलिटी बनाते हैं। और सबसे फेमस जो इसमें है वो, या बहुत क्लियर और वैलिड एक्सप्लेनेशन जिस थ्योरी ने, जिस पर्सपेक्टिव ने प्रोवाइड की है, वो है ट्रेट पर्सपेक्टिव ने। ट्रेट ने बहुत बेस्ट जो है वो पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन किया है। ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट क्या कहते हैं, या ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का क्या मानना है, वो कहते हैं कि इनर कैपेसिटी फॉर ग्रोथ। अब पर्सनैलिटी को वो डिफ़ाइन करते कि ये जो आपकी पर्सनैलिटी बनी है ये ड्यू टू योर इनर कैपेसिटी फॉर ग्रोथ। मींस एक बंदा जो है वो उसकी इंटरनल पोटेंशियलिटीज़ या स्किल्स इतनी है कि उसने इतना अचीव कर लिया, तो उसकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत सक्सेसफुल हो गई, या बहुत जो है वो वेल मैनर्ड, या उसकी पर्सनैलिटी दूसरे से डिफरेंट हो जाती है। एक दूसरा बंदा है जो अपनी इनर कैपेसिटी को यूज़ नहीं करता, तो उसकी ग्रोथ नहीं होती, तो उसकी पर्सनैलिटी जो है वो उस तरह ग्रूम नहीं होती। लास्ट जो है सोशल कोग्निटिव। तो सोशल कोग्निटिव में हम बात करते हैं कि हम एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस होता है हमारी पर्सनैलिटी पे, और प्लस हमारी अपनी सोच का भी। सोशल कोग्निटिव का नाम इसीलिए दिया है कि हम इंसान जो है वो इंसान पे जो है वो उसकी जो पर्सनैलिटी है, इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो उस पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस होती है बाय हिज थॉट्स एंड प्लस हिज एनवायरनमेंट। तो अब एक इंसान है, उसके पास उसका अपना माइंड है और उसके इर्द गिर्द वर्ल्ड है या एनवायरनमेंट है। तो उसकी जो आउटपुट, जो बिहेवियर हमारे पास आएगा, वो एज अ रिज़ल्ट ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ हिज माइंड, मीन हिज थॉट्स, कॉग्निशन प्लस एनवायरनमेंट। तो उस एनवायरनमेंट प्लस एनवायरनमेंट के बारे में उस बंदे की क्या सोच है, क्या परसेप्शन है, क्या कॉग्निशन है, क्या थिंकिंग है, इन दोनों की कम्बिनेशन से ये कहते हैं कि हमारे पास पर्सनैलिटी आती है उस बंदे की। पर्सनैलिटी का जो ऑब्ज़र्वेबल पार्ट है, जो विजिबल पार्ट है, वो है बिहेवियर। तो पर्सनैलिटी हमें बिहेवियर की फॉर्म में शो होती है कि जब इंसान जो है वो हाँ, मतलब जो एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड हुआ होता है उसके बारे में जो सोचता है, तो उसी सोच के बाद फिर इन दोनों की कम्बिनेशन के बाद वो कुछ बिहेवियर शो करेगा, कुछ ना कुछ एक्ट करेगा और इमोशंस डिस्प्ले करेगा। तो ये सारे जो है वो जब बिहेवियर शो करते हैं, तो हम कहते हैं कि बिहेवियर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन या परसेप्शन प्लस एनवायरनमेंट। तो ये जो है हमारे पास कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट जो है वो फोकस करते हैं इन्वायरमेंट के उस पे, कि इन्वायरमेंट आपकी पर्सनैलिटी को शेप करता है। नाउ सिगमंड फ्रॉइड के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसने जो साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट दिया था, वो जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ वेना में जो है 1973 में जो है इसने मेडिकल स्कूल ये ग्रेजुएट हुआ था। मतलब ये जब शुरू में स्टडी कर रहा था तो ये फिजिशियन था, और ये न्यूरोफिजियोलॉजी को स्टडी कर रहा था। पहले जो है इसकी रिसर्च भी इसी पे थी कि ये न्यूरोफिजियोलॉजी को स्टडी कर रहा था। एंड ही वॉज स्पेशलाइज्ड इन नर्वस डिसऑर्डर्स। नर्वस डिसऑर्डर्स जितने भी है उसमें ये स्पेशलाइज था। सम पेशेंट्स डिसऑर्डर्स हैड नो फिज़िकल कॉज। अब इसकी जो ऑटोबायोग्राफी है, या थोड़ा सा जो है इसके बारे में आपको बता दूं कि ये बंदा कौन था, क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, ये सारी जो है थोड़ा बहुत मैं आपको बताती हूँ। फिर इसके बाद इसकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी में, उस पर हम बात करेंगे। इसकी जो फुल लाइफ स्पेन थी वो 1856 टू 1939 थी।
ये यूनिवर्सिटी ऑफ वेना से ये ग्रेजुएट हुआ था। एंड ये जो है शुरू में जो है वो किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के पीछे ऑर्गेनिक कॉज को देखता था। जिस तरह के डॉक्टर्स का साइकेट्रिस्ट की साइकोलॉजी है या उनकी परसेप्शन है कि हर बीमारी के पीछे जो है कोई ना कोई ऑर्गेनिक कॉज ज़रूर होती है। ऑर्गेनिक कॉज मींस कि उनके जो है वो ब्रेन में कोई एरिया डैमेज है या उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स नॉर्मली आप जो है वो कह लें केमिकल्स है, तो उन केमिकल्स की जो है वो जो है वो लेवल उनका इंक्रीज़ डिक्रीज़ है, उसकी वजह से जो है वो कोई डिसऑर्डर जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो होता है लोगों को। या जो है मतलब डॉक्टर जिस तरह कहते हैं कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या बॉडी में कोई जो है वो कोई एरिया डैमेज है या कोई ना कोई ख़राबी आपकी बॉडी में है, तो आपको जो है वो फ़िज़िकल कंप्लेंट्स होती है या फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स होती है। तो इसी तरह ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, उनके लिए भी डॉक्टर जो है वो शुरू शुरू में फ़िज़िकल कॉज ढूंढते थे या ऑर्गेनिक कॉज ढूंढते थे कि आपकी बॉडी माइंड में जो है कोई एरिया डैमेज है, लेजन्स है, या जो है कोई ना कोई जो है उसमें डिस्टॉर्शन है, तो उसकी वजह से आपके जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं लोगों को। शुरू में ये जो है ये भी इसी तरह फ़िज़िकल कॉज को ढूंढता था। लेकिन फिर जब ये इसने अपना क्लिनिक खोला और अपनी क्लिनिक में ये पेशेंट्स को देखता था, साइकोलॉजिकल पेशेंट्स को देख जो नफ्सियाती बीमार होते थे, तो जब ये देखता था तो उसने काफ़ी ऐसे केसेस डील किए जिन पे बहुत इसने वर्क किया, बहुत काम किया, लेकिन फिर भी इसको जो है वो फ़िज़िकल कॉज नहीं मिला। मींस उनकी कोई ब्रेन इंजरी नहीं हुई थी, कोई स्ट्रोक नहीं था, कोई ट्रॉमा इस तरह नहीं था कि उनके ब्रेन को कोई डैमेज हुआ हो, कुछ भी इस तरह जो है। जब इसने वो मतलब ये अपने उसमें क्लिनिक में पेशेंट्स के साथ डील करता था, तो काफ़ी इयर्स गुज़रे लेकिन इसको कोई फ़िज़िकल कॉज नहीं मिला। तो तब जो है फिर इसने अपनी जो है वो एक थ्योरी जो है वो डेवलप की और इसने फिर काम किया उस पे और अपने पेशेंट्स को लेके उनके जो भी असेसमेंट है, जो भी फाइंडिंग्स है, उनको कलेक्ट करके और अपनी थ्योरी इसने डेवलप की। और थ्योरी में इसने बताया कि ये जो है हमारे पास साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल कॉज हो या ऑर्गेनिक कॉज हो। हमारे पास जो है वो उसके जो है वो कुछ ऐसे इंटरनल फोर्सेस है या कुछ ऐसे हमारे पास जो आप ये कह लें कि कुछ जो है अननोन हमारे पास जो है फोर्सेस है जो कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी पर्सनैलिटी या आपकी साइकोपैथोलॉजी में, आपकी जो डिसऑर्डर्स है उसमें कंट्रीब्यूट करती है। तो फिर इसने जो है वो अपनी थ्योरी दे दी और इसने अपनी थ्योरी का नाम रखा साइको एनालिटिक थ्योरी। Sigmund Freud, what is the structure and development of personality according to Sigmund Freud and his successors? अब कहते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर और उसकी डेवलपमेंट क्या है, या इसके और जो सक्सेसर है साइको एनालिस्ट है, जिन साइकोलॉजिस्ट ने फिर सिगमंड फ्रॉइड को फॉलो किया। साइकोलॉजी में जब भी आप नाम सुनते हैं कि साइकोलॉजी है, तो सिगमंड फ्रॉइड का नाम बहुत फेमस है। वो इसकी जो है अपने उसकी कंट्रीब्यूशन की वजह से, इसी साइको एनालिटिक थ्योरी की वजह से। According to psychoanalyst, much of behavior is caused by parts of personality which are found in the unconscious and of which we are unaware. साइको एनालिस्ट जितने भी है, जो साइको एनालिस्ट्स वो लोग या वो साइकोलॉजिस्ट है जो साइको एनालिसिस को फॉलो करते हैं प्योरली। Much of behavior is caused by parts of personality which are found in the unconscious and of which we are unaware. तो यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारे ज़्यादातर जो बिहेवियर है
और यही बिहेवियर आपके जो है पर्सनैलिटी के कुछ पार्ट्स को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर पर्सनैलिटी जो है, पर्सनैलिटी का जो मैंने आपको बताया कि जो विजिबल कंपोनेंट हमारे पास होते हैं वो है बिहेवियर। तो जब हम इंसान को स्टडी करते हैं, पेशेंट्स को स्टडी करते हैं, तो हम सबसे पहले उनकी बिहेवियर पे हमारा जो है वो फोकस जाते हैं। तो यहाँ पर ये साइको एनालिस्ट कहते हैं कि हमारे ज़्यादातर जो बिहेवियर है, और यही बिहेवियर जो है हमारे पर्सनालिटी के कुछ पार्ट्स इनको जो है रेगुलेट करे, मतलब हमारे जो इमोशंस हो गए या इंटरनल जितने भी पार्ट्स है पर्सनालिटी के, तो आपकी पर्सनालिटी का जो एक्सटर्नल वर्जन होता है या मतलब जो ऊपर सरफेस जो नॉलेज होती है वो बिहेवियर से मिलती है। तो कहते हैं कि हमारा ये जो बिहेवियर है ज़्यादातर ये पर्सनैलिटी के उन पार्ट से बना हुआ होते हैं जो कि अनकॉन्शियस होते हैं, या मतलब जो हमें अनकॉन्शियस में उसकी नॉलेज मिलती है, उसके बारे में जो नॉलेज हमें मिलती है वो अनकॉन्शियस में मिलती है, विच आर फाउंड इन द अनकॉन्शियस। मीन इसके बारे में कि ये बिहेवियर आपका क्यों इस तरह है, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर क्यों है, तो इसकी रीज़न, इसकी जो है नॉलेज हमें अनकॉन्शियस में मिलती है, एंड ऑफ विच वी आर अनअवेयर। और इस अनकॉन्शियस के बारे में हम अनअवेयर होते हैं, और नॉर्मली जो है लोगों का एक्सेस यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली लोग जो है वो अनकॉन्शियस को डिस्कवर नहीं कर सकते, आल्दो जब वो सेशन में एंटर होते हैं और विद द हेल्प ऑफ साइकोथेरेपिस्ट या साइको एनालिस्ट फिर अनकॉन्शियस डिस्कवर होते, लेकिन ख़ुद ही जो है ऑर्डिनरी पर्सन या नॉर्मल पर्सन अपने अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर नहीं कर सकता। सो फ्रॉइड्स 3 लेवल्स ऑफ अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस का मैंने आपको बताया था कि ये जो है आपकी अवेयरनेस होती है रिगार्डिंग सराउंडिंग आपकी, मींस अभी आप जाग रहे हो, अवेकिंग फेज़ में हो, रियलिटी के साथ कांटेक्ट है आपका। तो जब आपका रियलिटी के साथ कांटेक्ट होता है, आप अपने बारे में, लोगों के बारे में, सराउंडिंग के बारे में अवेयर होते हो, और आप जो है वो जाग रहे होते हो, स्लीपिंग फेज़ में नहीं होते, तो इसको हम कॉन्शियस बोलेंगे। अब फ्रॉइड के नज़दीक जो है वो अगर हम बात करते कॉन्शियसनेस की या माइंड की, तो उसके मतलब जो उसने थ्योरी प्रोवाइड की, जो इसकी फाइंडिंग्स है, तो अकॉर्डिंग टू देम वो कहते हैं कि हमारे माइंड की 3 लेवल्स होते हैं या 3 लेयर्स होते हैं, जिसमें से जो ऊपर वाला पोर्शन होते हैं जो विजिबल होते हैं, जो मतलब बंदे को अपने बारे में वो पता होते हैं, लोगों के बारे में, या जो याद होते उसे। तो इसको हम जो सरफेस वाली नॉलेज है या सरफेस पे जो उसको अवेयरनेस होती है या कॉन्शियस होते हैं, उसको हम कॉन्शियस माइंड बोलेंगे। कॉन्शियस माइंड मीन्स ये सबसे लोवेस्ट पार्ट ऑफ माइंड होता है, तो यहाँ पर इसको हम कॉन्शियस बोलेंगे। इसके बाद जो सेकंड जो है पोर्शन है या लेवल है या लेयर है, इसको हम प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस बोलेंगे। और ये वो वाला पार्ट है माइंड का जहाँ पर इंसान जो है वो ड्रीमिंग करता है, इमेजिनेशन करता है और स्लीप फेज़ में होता है, और इसका माइंड वर्क कर रहा होता है। मीन्स कोई मेमोरी है जो उसे जो है वो याद नहीं है, लेकिन कुछ एफ़र्ट्स करने के बाद वो उन इंफॉर्मेशन तक या उस मटेरियल तक अपना एक्सेस पॉसिबल कर लेता है, और वो एक्सप्लोर कर लेता है। लेट सपोज़ मैं सुबह उठती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैंने ख्वाब देखे, लेकिन अब मुझे याद नहीं। फिर कुछ जो है मेंटल एफ़र्ट्स करके फिर मैं उसको रिकॉल करती हूँ, सोचती हूँ उसके बाद कि रात को मैं किस टाइम सोई थी, उससे पहले क्या करी थी। तो एफ़र्ट्स डालने के बाद, सोचने के बाद, मेंटल एफ़र्ट्स के बाद वो चीज़ आपको रिकॉल हो जाती, तो ये मटेरियल आपके सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस में होता है। लास्ट जो है हमारे पास अनकॉन्शियस माइंड, और अनकॉन्शियस माइंड आपका वो माइंड होता है जो लार्जेस्ट पोर्शन
ऑफ द माइंड होता है या एरिया होता है, या जो है वो इसको हम लेयर के लिए या लेवल के लिए, और इसमें आपके बचपन से लेकर या बर्थ से पहले भी जो आपके पेरेंट के साथ जो ट्रॉमा हुआ होते, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है। इट इज़ अ रिजर्वायर, मींस यहाँ पर ये एक स्टोर हाउस है। तो स्टोर हाउस में हर एक चीज़, मीन आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जितनी नॉलेज है वो आपकी अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी है। आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके डिसऑर्डर्स के बारे में, आपकी गुड जो है वो गुड मतलब आप अच्छे हैं बुरे हैं आप किस तरह, तो आपके बारे में फुल नॉलेज आपके अनकॉन्शियस में माइंड में होती है। और नॉर्मली जो है साथ में इसने ये भी बताया था कि आप जो है वो अपने अनकॉन्शियस माइंड तक आपका एक्सेस पॉसिबल नहीं होता, ये अनरीचेबल है, ये अनरीचेबल पार्ट ऑफ माइंड है, लार्जेस्ट है लेकिन अनरीचेबल है। नॉर्मली जो है वो लोग नहीं एक्सप्लोर कर पाते। और फिर इसने साथ में ये भी बताया था कि आप जो है वो अपने अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ साइकोथेरेपिस्ट या साइको एनालिस्ट, मीन जो सेशन में आप जाते हो लोगों से थेरेपी लेते, तो इन द प्रोसेस ऑफ थेरेपी आप जो है अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर कर सकते हो। क्लाइंट भी बोलता है, थेरेपिस्ट भी बोलते हैं, तो साइकोथेरेपिस्ट और क्लाइंट की जो है वो दोनों की एफर्ट से फिर जो है वो कंट्रीब्यूशन से आप जो है वो अपने अनकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर कर सकते हो। अब साइको एनालिसिस में इसने लिखा है द अनकॉन्शियस, द माइंड इज़ लाइक एन आइसबर्ग मोस्टली हिडन। इसने जो अपनी थ्योरी दी है उसमें माइंड को रिजेंबल किया है विद एन आइसबर्ग। इसने कहा है कि आपका माइंड जो है वो एक आइसबर्ग की तरह है जो कि मोस्टली हिडन होता है, मीन जिसका लार्जेस्ट पार्ट हिडन होता है और बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट होता है लेकिन हिडन होता है। यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर जो है वो ये आइसबर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप कॉन्शियस माइंड ये वाला बताते कि ये सारा जो है वो कॉन्शियस माइंड है, मीन जो सरफेस पे जितना एरिया आपको नज़र आ रहा है ये आपका जो है वो कॉन्शियस माइंड है या कॉन्शियस अवेयरनेस है। स्मॉल पार्ट अबव सरफेस सॉरी, यहाँ पर जो है ये ओशन का सरफेस है, ठीक है। ओशन का सरफेस है, तो यहाँ तक जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये टिप वाला या जो है वो स्मॉल पार्ट, ये जो है सॉरी स्मॉल पार्ट तो ये प्री कॉन्शियस है, लेकिन जितना ये नज़र आ रहा है ये है कॉन्शियस माइंड। फिर ये जो है ये सरफेस है, तो बीनीथ सरफेस यहाँ तक अगर आप और करें, आप और से देखें तो आपको ये जो है सरफेस है, और सरफेस के नीचे ये जितना भी पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये प्री कॉन्शियस है या सब कॉन्शियस है। मींस अगर आप ओशन के करीब है और आप जो है वो गौर से इसको देखें तो आपको जितना पोर्शन नज़र आएगा वो होगा आपका प्री कॉन्शियस। फिर जहाँ तक आपकी नज़र का एक्सेस है पॉसिबल है तो वहाँ तक आपका प्री कॉन्शियस है, और फिर जहाँ जिस टॉप पे आपको नज़र नहीं आएगा वहाँ से फिर आपका अनकॉन्शियस माइंड स्टार्ट होता है, और वो आगे जो है वो बहुत मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो इसका जो है वो एंड कहाँ पे है। तो ओशन अगर आप देखें, ओशन की एग्ज़ाम्पल भी है कि आप शुरू में जो है वो आपको नज़र आता है, लेकिन जो ऊपर ऊपर जो उसमें चीज़ें पड़ी होती हैं मटेरियल वो आपको नज़र आती है, लेकिन डीप आपको नहीं पता कि ओशन में क्या है, समंदर में क्या है वो आपको नहीं पता। तो अनकॉन्शियस कहते हैं बिलो द सरफेस, थॉट्स फीलिंग्स विशेस मेमोरीज़। तो यहाँ पर आपके सारे थॉट्स फीलिंग विशेस मेमोरीज़ छुपे हुए होते हैं कि आपके मतलब जो आपको फीलिंग्स जो आपको फियर्स है फोबियाज़ है या जो बीमारी है या जो है मेमोरीज़ है जितनी भी है ये यहाँ पर पड़ी होती है, और ये जो है वो इसके हर एक
बात की, हर एक बिहेवियर के लिए, हर एक पर्सनैलिटी के लिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पर पड़ी होती है, लेकिन आपका एक्सेस जिस तरह यहाँ पर विजिबल ही नहीं है, इसी तरह जो है मेंटली भी आप इसको ख़ुद ब खुद जो है वो एक्सप्लोर नहीं कर सकते। अब रिप्रेशन आगे इसमें लगे, रिप्रेशन बैनिशिंग अनएक्सेप्टेबल थाट्स एंड पेशेंस टू अनकॉन्शियस। ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म है, आगे इसको हम पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगी तो ये इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। लेकिन सिंपली इसमें ये है कि रिप्रेशन में वो डिफेंस मैकेनिज़्म है जहाँ पर हम अपने अनएक्सेप्टेबल थाट्स एंड पेशेंट्स को पुश करते हैं टू द अनकॉन्शियस माइंड, ताकि हम उसको रिकॉल ना कर सके। क्योंकि वो पेनफुल होते हैं। अब यहाँ पर जो है वो मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको टाइटैनिक मूवी की। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा कि टाइटैनिक मूवी में किस तरह जो है वो शिप जो है वो सिंक हो गया था, वो उसका जो है वो लोगों से, वहाँ पर जो लोग थे उनसे एक मिस्टेक हुई थी, जो सोल्जर्स थे या जो क्रू थे उनसे मिस्टेक हुई थी। वो क्या मिस्टेक थी, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। वो इस तरह था कि जब शुरू में इन्होंने देखा कि शिप जो है वो किसी रॉक के साथ उसने कोलाइड कर लिया, वो टकरा गया, तो इन्होंने इग्नोर किया कि ये जो है मे बी कोई रॉक हो, यहाँ पर कोई स्टोन हो, तो इससे मे बी शिप ने जो है वो कोलाइड किया, तो शिप जो है वो शिप हिल रहा था ना, तो उसने जो है उन्होंने इग्नोर किया, नेगलेक्ट किया इसको कि ये मे बी माइनर स्टोन होते। उसने फिर जो है डायरेक्शन शिप की चेंज कर दी। लेकिन फिर जो है उनसे ये गलती हो गई कि जब ओशन के सरफेस पे उनको वो रॉक नज़र आ रहा था या जो है वो जो स्टोन नज़र आ रहा था, वो सरफेस पे उनको नज़र आ गया। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका जो है जो हिडन पार्ट होगा इन डेप्थ, इसका जो है वो साइज़ कितना होगा, कितना बड़ा होगा। आप अब यहाँ पर अगर हम अभी सोच सकते, क्योंकि हमारे पास टाइम है, लेकिन उनके पास टाइम इतना नहीं था, या उन्होंने वैसे जो है निगलेक्ट किया इसे। लेकिन अगर आप सोचें, अगर आप अक्लमंदी का मुज़ाहरा करें और अगर आप जो है इंटेलिजेंटली इसको सोचें, तो अगर सरफेस पे हमें एक चीज़ नज़र आ रही, तो इट मीन्स कि वो नीचे ओशन में भी बहुत इससे बड़े साइज़ में वो ओशन में होगी, समंदर के नीचे उसका पोर्शन होगा। तो उन्होंने निगलेक्ट किया, तो इसी वजह से वो शिप जो है वो डूब गया। तो वो यही वजह थी कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये रॉक जो है ये अंदर तक कितना गया है, या अंदर जो है वो इसका साइज़ कितने हैं। तो मतलब वहाँ पर पानी तो उनको नज़र नहीं आ रहा था, तो शिप ने जो है उसके साथ कोलाइड किया, तो सारी शिप जो है वो टूट गई। तो ये जो है अगर टाइटैनिक मूवी को हम देख ले, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह जो है हम अपने माइंड को देखते हैं। तो हमारे माइंड में जो यहाँ पर इसने फ्रॉइड ने एक्सप्लेन किया कि जो कॉन्शियस माइंड होते हैं वो विजिबल होते हैं, वो सरफेस वाला होते हैं, सरफेस के अबव जितना पोर्शन हमें नज़र आ रहा है, सरफेस के साथ और उससे बीनीथ जितना भी लोअर हमें पोर्शन नज़र आ रहा है, वो है आपका प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस। और लास्ट जो है जहाँ पर आपका सब कॉन्शियस एंड होता है, तो वहाँ पर आपका अनकॉन्शियस माइंड स्टार्ट होता है, और फिर जो है वो बहुत आगे तक होती है, वो बहुत लार्ज होता है वो एरिया, और उस तक आपका एक्सेस नहीं होता। अब कॉन्शियस माइंड में आप लोग रखें, जो आपकी अवेकिंग फेज़ में जितनी भी आपके सराउंडिंग लोगों के बारे में जो नॉलेज है, आपको जितना याद है, जो जितनी नॉलेज है आपके पास करंट दी है, टाइम के बारे में, लोगों के बारे में, अपने बारे में, हर एक चीज़ के बारे में जो आपकी नॉलेज है, जो आप रिकॉल कर सकते हैं, जो आप बता सकते हैं, कोई आपसे पूछे आप उसका आंसर कर सकते हैं, ये है आपका कॉन्शियस माइंड। जब आप स्लीपिंग फेज़ में होते हैं, या जब जो इन्फॉर्मेशन आपको आपके कॉन्शियस आपके अवेयरनेस में नहीं होती, जो चीज़ें आप भूल चुके होते, तो
अगर उस पे थोड़ा सा आप सोचें और आपको रिकॉल हो जाती है, थोड़ा सा सोचने के बाद वो चीज़ याद आ जाती है, बचपन की कोई कहानी है, कोई स्कूल की कोई स्टोरी है या कोई हिस्ट्री है, तो उस पे अगर आप सोचें थोड़ी देर के लिए वो चीज़ आपको याद आ जाती है, तो इसको हम प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस बोलेंगे। और वो इन्फॉर्मेशन, वो मेमोरी, वो चीज़ें या वो लोग या जिन पे आप बहुत ही एफ़र्ट्स करें, बहुत सोचे, कई महीनों तक सोचे, ईयर्स तक सोचे, डेज़ तक सोचे, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ याद नहीं होती या रिकॉल नहीं होती, तो आपका जो है वो अनकॉन्शियस में वो इन्फॉर्मेशन जा चुकी होती है, वो मटेरियल जा चुका होता है और उसको फिर आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते। Psychoanalysis, Freud's theory of personality, 3 levels of consciousness। अब इसने कहा है कि हमारे जो कॉन्शियसनेस है उसके 3 लेवल्स है, वो तो हमने पढ़ लिया। कॉन्शियस थिंग्स फोकसिंग ऑन, मतलब वो चीज़ें जिन पे हम अभी करंटली फ़ोकस करें। अब ये जो हम लेक्चर में आपको दे रही हूँ या मैं यहाँ पर आपको जो समझा रही हूँ, जो टॉपिक समझा रही हूँ, वो साइको एनालिसिस है, फ्रॉइड के बारे में बता रही हूँ। ये सारी जो है कॉन्शियस अवेयरनेस में है। प्री कॉन्शियस थिंग्स करंटली वी आर नॉट फोकसिंग ऑन, बट ओके, मीन्स कि वो चीज़ें जिनको अभी हम रिकॉल नहीं, जिन पे अभी हम बात नहीं करें। और लेट सपोज़ जो आपने मैं ये कहूँ कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि रात को मैंने क्या खाया था या रात को मैं किससे मिली थी, अभी करंटली मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर मैं सोचूं तो मुझे याद आ जाएगा। अनकॉन्शियस दैट विच वी आर अनअवेयर ऑफ, मीन्स जिसके बारे में हमें जो है वो हम अवेयर नहीं होते कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। अब ये जो है, अब इस पिक्चर को आप देख ले, ये उससे ज़्यादा विजिबल है कि जहाँ तक आपका वाइट पोर्शन है वो है कॉन्शियस, मींस कांटेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। फिर इसके बाद जो ग्रेश पोर्शन है जहाँ पर आपका आता है